जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की डेफिनेशन जाने, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। लिख सकते हैं आप लोग, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी के फादर जान लेते हैं। एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की दो ब्रांचें हैं मेन, दो ब्रांचों में इसे हम बांट सकते हैं, एक जूलॉजी और दूसरी बॉटनी। अब जूलॉजी के भी फादर जो है एरिस्टोटल को कहते हैं, टोटल। अरस्तु को जो है जूलॉजी का भी फादर कहा जाता है, और बॉटनी का जो है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस। ये जो है बॉटनी के फादर है थियोफ्रेस्टस, और अरस्तु जूलॉजी के और बायोलॉजी के दोनों के। ये आप लोग नोट कर लीजिए। लाइफ, जीवन क्या है या जीव, अब जीवन क्या है इसकी डेफिनीशन हम लोग थोड़ा जान लेते हैं उसके बारे में। तो डेफिनीशन में आप लोग नोट कर सकते हैं चाहें तो, वैसे सटीक डेफिनीशन जल्दी मिलती नहीं है और ना ही देना आसान है, बहुत कठिन है लाइफ की डेफिनीशन। वैसे हम लोग कह सकते हैं एक सिंपल से लैंग्वेज में कि लाइफ इज़ द क्वालिटी, क्वालिटी होती है जो जीवों में, जो हम लोगों को जो है निर्जीव वस्तुओं से अलग करती है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। लाइफ इज द क्वालिटी that distinguishes Life is the quality that distinguishes from matters, which has biological activity. Biological activities such as signaling and self-sustaining processes, from that
which does not, from which that does not. जो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाई जाती है क्वालिटी, वही क्वालिटी जो है लिविंग थिंग्स में। अब वो क्वालिटी क्या है? दैट द कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ, द कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ, कॉमा reactions to stimuli, स्टिमुली जो संवेदनाएं होती हैं उनके प्रति, मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म कॉमा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिप्रोडक्शन, etc. called life. ये होगी, ये थी एक बेसिक सी डेफिनीशन। जीवन के निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। लाइफ इज द क्वालिटी दैट डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम मैटर्स which has biological activities such as signaling and self-sustaining processes from that which does not in non-living things. That the capacity of growth, reactions to stimuli, metabolism, energy transformation and reproduction etc. ये सारे कुछ लक्षण होते हैं जिनके माध्यम से हम जीवन को परिभाषित कर सकते हैं और इसी की सहायता से हम लोग सजीव निर्जीव में भेद करते हैं। इसी को हिंदी में आप लोग सुन लीजिए। जीवन एक क्वालिटी होता है, गुण होता है वस्तुओं का, या गुण होता है जो पदार्थों से, निर्जीव पदार्थों से भिन्न करता है। उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जैसे हम लोगों में सारी जैविक क्रियाएं होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी उसी को। सच है सिग्नलिंग, सूचना संवेदना का प्रसार करना, और ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग में नहीं होती हैं। उनमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं बेसिक से, जैसे ग्रोथ है और रिएक्शन, स्टिमुली संवेदनाओं के प्रति रिएक्शन करना, ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन करना, रूपांतरण करना और जरण करना, ये कुछ दिया गया है। अब एनसीईआरटी क्या कहती है वो भी कुछ लक्षण के बारे में बताइए, तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं। लाइफ, एनसीईआरटी में जीवन की परिभाषा जो लिखी गई है तो कुछ लक्षणों को बताया गया है, उसको हम लोग जान लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है। तो एनसीईआरटी में भी बताया गया है कि सामूहिक रूप से कुछ लक्षण होते हैं, जैसे ग्रोथ है, उपापचय है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, स्टिमुलेशन आदि ये सारे लक्षण हैं जिनकी सहायता से हम लोग जीवन को परिभाषित कर सकते हैं। तो फर्स्ट इन्होंने दिया है ऑल, कुछ लक्षण दिए हैं जिनमें से पहला दिया है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो।
अब एनसीईआरटी में पहला लक्षण दिया गया लाइफ के बारे में परिभाषित करने के लिए कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, मतलब जितने भी जीवित जीव हैं उनमें ग्रोथ पाया जाता है, वो ग्रो करेंगे, उनकी साइज में वृद्धि होगी, धीरे धीरे सेल्स बढ़ती है ना, तो उसको बता दिया गया। अब इसमें कुछ बातें और जान लेते हैं, जैसे समुद्र के अंदर चट्टानें बढ़ती हैं तो पदार्थ इकट्ठा होते रहते हैं, या पहाड़ों का निर्माण होता है तो धूल के कण, मिट्टी के कण आपस में मिलते रहते, इकट्ठे होते रहते, इससे बड़ा बन जाता, तो वो ग्रो नहीं कहलाएगा, वो एक्सेप्शन है, वो नॉन लिविंग का कैरेक्टर है, क्योंकि उसका कोई मॉलिक्यूल लिविंग नहीं है। सेकेंड पॉइंट पे एनसीईआरटी कहती है रिप्रोडक्शन। इनऑर्गेनिज्म लिख दो, रिप्रोडक्शन ऐसा कह सकते हो, रिप्रोडक्शन को बताया गया है। अब रिप्रोडक्शन जितने भी जीवित जीव हैं उनमें जन्म पाया जाता है, वो जन्म करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन कुछ इसके भी अपवाद होते हैं। जैसे देखा होगा हम लोगों के समाज में भी तमाम सारे ह्यूमन कपल्स होते हैं जिनकी कोई संतानें नहीं होती, तो क्या वो नॉन लिविंग हो जाएंगे? नहीं, वो भी लिविंग है। अब क्यों? तब एनसीईआरटी ने क्यों दिया? तो इन्होंने बताया दिया कि रिप्रोडक्शन इज द नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स, मतलब जीवों की परिभाषित करने वाली इकाई नहीं है रिप्रोडक्शन, क्योंकि कुछ हमारे समाज में कपल्स हैं, लोग हैं जिनकी कोई संतानें नहीं है, जन्म नहीं हो सकता या नहीं कोई कमी है, तो इसकी वजह से उनकी संतान नहीं उत्पन्न हो पाई, तो वो नॉन लिविंग में नहीं जाएंगे, वो भी लिविंग है। परिभाषित लक्षण को नहीं बताया गया। और भी एक अच्छा उदाहरण है हाइब्रिड बेगर। आपने खच्चर देखा होगा, वो भी जो है हाइब्रिड बेगर होता है, जो घोड़ी और गधे से बनाया जाता है, उसके बीच का क्रॉस करा के, तो उसमें भी फर्टिलिटी नहीं होती है, इनफर्टाइल जनरेशन होता है, वो भी जीवित है और जीवन है, लिविंग बीइंग्स है। थर्ड पॉइंट पे एनसीईआरटी कहती है मेटाबॉलिज्म। उपापचय, मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स है, इससे परिभाषित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है जीवों में नहीं होती और ना ही इसका कोई जीवों में अपवाद है। कोई अगर लिविंग बीइंग्स है तो उसमें उपापचय की प्रक्रिया पाई जाएगी, मेटाबॉलिज्म पाया जाएगा तो पाया जाएगा, तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। हम लोग समझ सकते हैं जैसे कि आप लोग लिविंग बीइंग्स हैं, हम लोग सब लोग जीव, तो अगर मुंह में आपके रसगुल्ला रख दिया जाए तो कितनी देर तक आप उसे रोक सकते हैं? चाहे जितनी देर तक रोके, लेकिन पाचन क्रिया चालू हो जाएगी, डाइजेशन उसका होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये लिविंग प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। लेकिन अगर वही रसगुल्ला दुकान में आपने देखा होगा, होटल में रखा रहता है, उसके बर्तन में जिस भी डिब्बे में जार में रखते हैं वैसे का वैसा बना रहता है, लेकिन वही रसगुल्ला अगर आपके मुंह में रख दिया जाए कि 2-4 दिन भाई इसको संभाल के रखिए, तो डाइजेस्ट हो जाएगा, नहीं रोक सकते आप लोग, ये प्रॉपर्टी होती है। अगली प्रॉपर्टी बताया गया एनसीईआरटी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आप लोग देखिए, अगली प्रॉपर्टी, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, लेकिन ये दोनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इसके कुछ ना कुछ अपवाद है।
कोई भी जीव है तो उसमें कोशिकीय व्यवस्था पाई जाती है, कोशिकीय संगठन होता है, जिसे कई, अब एक कोशिकीय जीव है तो एक ही कोशिका में सारी एक्टिविटीज़ होंगी, अगर बहुकोशिकीय जीव है तो कई सारी कोशिकाएं होंगी, लेकिन हर कोशिका में सारे जैविक क्रियाएं जो होती हैं वो संपन्न होंगी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अगला पॉइंट बताया गया कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, संवेदना, संवेदनाएं, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। जो लास्ट के 3 है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। क्यों? क्योंकि ये घटनाएं या ये एक्टिविटी निर्जीवों में नहीं पाई जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ सजीवों में ही पाए जाते हैं, सजीवों के ही लक्षण होते हैं संवेदना का। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं, कोई अभी मेंढक है, बरसात का मौसम है, अब कोई बच्चा जाके उसे पिन चुभा दे, तुरंत वो रिएक्शन करेगा, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानी जाती है। यही इसी को कहते हैं कॉन्शियसनेस, संवेदना, स्टिमुलाई, उसको स्टिमुलस दिया गया, पिन चुभाया गया, उसने कोई ना कोई रिएक्शन दिया, भाग जाएगा वहाँ से। तो ये प्रॉपर्टी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है जो निर्जीवों में नहीं पाई जाती है। जैसे अभी किसी दीवार में आप कील ठोको, वो कोई रिएक्शन नहीं देगा, लकड़ी को तोड़ डालो निर्जीव को, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो है बेसिक से डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है। हाँ, कोई पूछ रहा था एक बच्चा, तो उसने ये पूछा कि सर जो है कोमा में अगर कोई इंसान चला जाए तो वो भी कोई रिएक्शन नहीं देगा, तो क्या वो निर्जीव मान लिया जाए? तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इस बारे में जिक्र किया गया है इसका, कि अगर कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो उसके शारीरिक एक्टिविटी जो है रुक तो जाती है, लेकिन माइंड जो है जीवित रहता है, वो कंट्रोलिंग कुछ ना कुछ करता रहता है, और फिर जब कभी वो कोमा से बाहर आता है तो शरीर की एक्टिविटी चालू हो जाती है, स्टार्ट कर देता है। तो इसी कंडीशन के बारे में एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी बताती है कि वो जो है मशीन से अगर रिप्लेस कर दिया जाए सारी एक्टिविटी को, सारी ब्रेन का कंट्रोल भी, तो वो निर्जीव कहलाएगा। लेकिन मशीन से सारी एक्टिविटी को नहीं कंट्रोल किया जा सकता, ब्रेन है तो ब्रेन खुद कंट्रोल करता है ना, चलाता रहता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है, तो उसको हम लोग लिविंग कहते हैं, क्योंकि ब्रेन की एक्टिविटी वहाँ पर ली जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी।